नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया के हेड हैं, उनके क्या पावर्स हैं और क्या पोजीशन है उनकी हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसके बारे में जानकारी लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। ये जानकारी उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, यूपीएससी या पीसीएस में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके हेड होते हैं और उनके पावर और उनकी पोजीशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक लेमन लैंग्वेज में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई अगर पोजीशन है तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से रबर स्टैंप के रूप में काम करते हैं। ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना है न्यूज़ में और बाकी जगहों पर। तो आज आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है उसने हमारे देश के प्रेसिडेंट को क्या पोजीशन दी है और क्या पावर्स उनके पास हैं अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कौन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो हमारे देश का है उसमें सबसे हाईएस्ट ऑफिस अगर कोई है तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस। वो हमारे देश के पहले सिटीजन माने जाते हैं और डी फैक्टो कमांडर हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, यानी जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिस्पाइट बीइंग ओनली अ नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश में, बिकॉज ऑफ हिज पावर्स, हिज रोल इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में जो उनके पावर हैं या जो वो रोल प्ले करते हैं उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि कहा तो जाता है कि एक नॉमिनल हेड होते हैं, यानी कि एक नाम के लिए हेड होते हैं किसी हमारे देश के, लेकिन उनकी जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और आइए आज जानते हैं कि उनका रोल बेसिकली है क्या। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और समझें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर क्या है, हमें यह जानना जरूरी है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि इसको हेड करते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग मिलकर के यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं जिसके हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए अब देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं, जिससे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, जुडिशियल पावर्स क्या हैं, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी और वीटो पावर क्या है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्डनिंग पावर कितनी है एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी डिसीजन सरकार ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो वो सारे के सारे डिसीजन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। सो ऑल द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो वो प्रधानमंत्री ले या कैबिनेट ले या पार्लियामेंट के थ्रू कोई बिल पास किया जाए, उन सबको पास किया जाता है, उन सारे एक्शंस को लिया जाता है अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उनके अप्रूवल के साथ ही ये हो सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आप जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश में बहुत पावरफुल माने जाते हैं और कहा जाता है कि सरकार प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी वही अपॉइंट करते हैं और वही उनको ओथ टेकिंग भी कराते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर and Auditor General of India, Chief Election Commissioner and other election commissioners, the chairman and the member of Union Public Service Commission and the chairman and member of Finance Commission, इस तरह की जो टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नर हो या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो या CAGR के हेड हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड जो जैसा आपको बताया उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। उनके पास एक पावर होता है जहां पर वो दो स्टेट्स या सेंटर और स्टेट के बीच में एक काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं जो कि उन दोनों स्टेट्स के अंदर कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए काम करे। So can directly administrate the union territories and administration appointment by him। वहाँ यूनियन टेरिटरीज को वो डायरेक्टली देख सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और वहाँ के अपॉइंटमेंट्स को भी वही देखते हैं। कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर। वो किसी भी यूनियन, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन, किसी भी तरह के अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है तो उसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एनी डिपार्टमेंट जिससे भी वो लेना चाहें। ये पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। तो ये तो थे इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब फाइनेंशियल पावर्स क्या है इनके पास? प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है। कोई भी मनी बिल अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। नो डिमांड ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन। अगर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल ग्रांट अगर चाहिए तो वो विदाउट हिज रिकमेंडेशन पॉसिबल नहीं है। कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कई बार ऐसा होता है देश में कि कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर सामने आ जाते हैं, तो जो कंटीजेंसी फंड है देश का, जो रिजर्व फंड जिसे हम बोलते हैं, उस फंड से अगर पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही अनुमति चाहिए होती है। Constitutes a financial commission every 5 years to recommend the distribution of revenue between center and state।
जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो यूनियन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो बेसिकली स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है। यानी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे दो अलग-अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उनके बीच में रेवेन्यू शेयरिंग और उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो प्रॉपर्ली हो सके, उसके लिए एवरी 5 ईयर्स एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जो डिसाइड करता है कि किस बेस पर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए बिटवीन स्टेट एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ फाइनेंशियल पावर्स। नाउ तो अभी तक हमने देखा कि फाइनेंशियल पावर्स क्या है। अब हम देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर क्या है। डिप्लोमेसी किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट, उनके जो एक फंक्शन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट अगर नेगोशिएट किया जाता है किसी दूसरे देश के साथ या ग्रुप ऑफ नेशंस के साथ, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही किया जाता है। हाउएवर जो भी ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ है उसका फॉर्मल अप्रूवल पार्लियामेंट में होना मैंडेटरी है। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन एन इंटरनेशनल फोरम अफेयर्स। वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को डायरेक्टली या थ्रू हिज डिप्लोमैट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर एंड सो ऑन। इस तरीके से वो हमारे देश को इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेंड और रिसीव करते हैं डिप्लोमैट्स को, चाहे वो एम्बेसडर हो, हाई कमिश्नर हो या इवन इन सम सर्टेन केसेस कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो। लेट्स सी मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे सुप्रीम कमांडर हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के। इनके पास अथॉरिटी है टू अपॉइंट द चीफ ऑफ वेरियस आर्म्ड फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनके जो चीफ होते हैं, इनके जो सुप्रीम कमांडर्स होते हैं, वो अपॉइंट करने की अथॉरिटी इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और ही शी कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये पावर्स मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री के पावर्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब कभी भी आप देखेंगे कि कई बार ऐसा आपने देखा है कि जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में अवकाश होता है, उसके बीच में गैप होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन के बाद जो अगला सेशन होता है उसे हम मॉनसून सेशन बोलते हैं। मींस देयर इज अ 2-3 मंथ्स रिसेस, 2-3 मंथ्स गैप बिटवीन वन सेशन एंड द अदर सेशन। अगर उस पीरियड में सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे को कोई स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत है, कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये ऑर्डिनेंस ला सकती है। करना क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें इन राइटिंग एडवाइस करना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू फॉर्मुलेट, टू प्रोमोगुलेट दोज लॉज बाय ब्रिंगिंग इन अ न्यू ऑर्डिनेंस। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस ला तो सकते हैं और उस ऑर्डिनेंस को इफेक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन वो कब तक कर सकते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट रिसेस में है। और जैसे ही पार्लियामेंट वापस आती है एक्शन में, उसी वक्त पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इस ऑर्डिनेंस को पास करना, अप्रूव करना मैंडेटरी है। और इन केस अगर ये डिसअप्रूव हो जाता है या टेबल नहीं होता इन द नेक्स्ट सेशन, तो इसे इस जो ये ऑर्डिनेंस है इससे विड्रॉ कर लिया जाता है या इस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो भी कार्य इस पीरियड में इस ऑर्डिनेंस के बेस पर किए गए थे वो लीगली वैलिड माने जाते हैं। यानी कोई भी ऑर्डिनेंस आया, बाद में हो सकता है कि पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को शट डाउन कर दिया, उसे डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने और डिसअप्रूवल के बीच में उस पीरियड में अगर उस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम किया गया हो तो वो फुली लीगल और वैलिड माना जाता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। So moving on, now let's look at the judicial powers of President of India. जुडिशरी एक सेपरेट फंक्शन है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी का। और उसमें भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल पावर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी तरह का लीगल ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोवाइड करता है उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाध्य नहीं है। के पास पावर है कि वो किसी को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, वो किसी के जो सजा है उसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और ये जो पावर उन्हें दी गई है वो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट होती है। और ये आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये पावर देता है कि वो कोई भी किसी भी व्यक्ति को जिसे की सजा दी गई है उसको पार्डन कर सकते हैं, उसे क्षमा कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि कन्विक्टेड हो फॉर एनी ऑफेंस ही हैज डन, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट का ऑफेंस हो, चाहे वो यूनियन लॉ का ऑफेंस हो, या फिर वो ऑफेंस की वजह से उन्हें सेंटेंस ऑफ डेथ ही क्यों ना मिल दी गई हो उस व्यक्ति को, उसको क्षमा करने की, उसके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें बदलाव या अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल पावर्स जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है ये लेजिस्लेटिव पावर? अभी तक हमने बहुत तरह के पावर्स देखे, लेकिन अभी मैंने आपको कहा ये बहुत ही क्रूशल है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो हमारे देश को चलाता है राज्य स्तर पे, स्टेट लेजिस्लेचर, और नेशनल स्तर के ऊपर अगर हम बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये हमारे देश को चलाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके पास ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि वो पार्लियामेंट को कभी भी समन कर सकते हैं, कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सी कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उनके पास एक पावर है कि वो जब चाहें वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एक साथ बुला सकते हैं और उस पार्लियामेंट के सेशन को चलाने के लिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनके प्रिसाइडिंग होते हैं।
She can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and first session of each year. अगर हम देखें तो हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन होने के बाद जब नई सरकार बनती है और जब पहला सेशन होता है तभी भी वो पार्लियामेंट को एड्रेस करने का उनके पास पावर्स और उनका रोल है. He she can appoint any member of Lok Sabha or Rajya Sabha to preside over the proceedings when the offices of both speaker and deputy speaker falls vacant. चाहे वो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हों या राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हों, अगर किसी भी वजह से उनकी पोजीशन वेकेंट होती है तो पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना करके किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा को या राज्यसभा को वहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं और उन्हें डिप्टी स्पीकर या कुछ समय के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकते हैं अगर वो पोजीशन खाली हो जाती है तो. He she can nominate 12 members of Rajya Sabha from amongst the person having special knowledge or practical experience in literature, science, arts or social service. इलेक्शन जीत करके तो आप मेंबर बन सकते हैं हमारे राज्यसभा में, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, बट हमारे प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो 12 लोगों को राज्यसभा में भेज सकते हैं बाई जस्ट नॉमिनेटिंग देम फ्रॉम हिज साइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और वो जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो नॉर्मली स्पेशल नॉलेज के लोग होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या सोशल सर्विस के फील्ड में, और वो एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में. इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर्स दिए गए हैं कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं. Continuing with the legislative powers, President grants a prior permission to the cabinet for tabling certain bill. कुछ बिल्स के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बिल्स जैसे कि मनी बिल है या किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है या नया स्टेट बनाना है, इस तरह के अगर कोई बिल्स हैं उन बिल्स को अगर टेबल करना है पार्लियामेंट में तो उससे पहले प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना कंपलसरी है. Certain types of bills can be introduced in a state legislature only with a previous sanction of the president. यानी पार्लियामेंट में तो उन कुछ बिल्स के ऊपर जरूरी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिल्स भी हैं जो कि राज्य सरकारें अगर जो राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं विधानसभाओं में अगर उसे प्रेजेंट करना चाहती हैं तो उन्हें पहले बिल अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रॉम दी प्रेसिडेंट, और उसके बाद ही वो बिल को प्रपोज कर सकते हैं, उस बिल को टेबल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेट बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद दैट स्टेट और विद इन दैट स्टेट. अगर उस स्टेट के अंदर या किसी दूसरे नियर बाई स्टेट के साथ इंटरकोर्स में अगर कोई इस तरीके का बिल ला रही है सरकार, वहाँ की राज्य सरकार, तो उस बिल का को टेबल करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मैंडेटरी. ऑफ इंडिया के पास एक पावर और है जो कि किसी भी तरह का रिपोर्ट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन या कैग के थ्रू जो रिपोर्ट आता है उसे वो पार्लियामेंट में टेबल कर सके और उसकी चर्चा को करा करके उसके ऊपर वो एक्शन के लिए पार्लियामेंट को कह सके. तो ये पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. After the legislative powers, now let's move to a very debatable and very talked and hyped about a power which is called as emergency power of President of India. There are 3 types of emergencies जो कि हमारे देश का संविधान लगाने की परमिशन देता है, और ये जो इमरजेंसीज हैं ये लगाने की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और वो इस अथॉरिटी का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब उनके पास एक रिटन में एक एडवाइस हो फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कि आप इनमें से इन इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करें. तो कौन से 3 तरह की इमरजेंसीज हैं? पहला, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. अगर आपको याद हो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे देश में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए लगाई गई है. एक बार जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, दूसरी बार जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था रिगार्डिंग बांग्लादेश, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और तीसरी बार जब 1975 में इंदिरा जी ने सेक्शन आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में. ये 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दूसरा, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड 365. आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि बेस्ड ऑन द यूनियन कैबिनेट रिकमेंडेशन वो किसी भी स्टेट कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट है उसे डिसमिस कर सके, वहाँ की विधानसभा को सस्पेंड कर सके या डिसॉल्व कर सके. ये स्पेशल पावर्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं थ्रू आर्टिकल 356 एंड 365. वेरी डिबेटेबल एंड टू बी ऑनेस्ट वी विल कम आउट विद अ प्राइम मिनिस्टर वाइज एनालिसिस ऑफ यूजेस ऑफ आर्टिकल 365 एंड 356 बाय द वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टू सी कि जो यूज उन्होंने किया था वो जस्टिफाइड यूज था या मिसयूज था, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो फादर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी कहा था कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे वो चाहते हैं कि डेड वुड्स में ही रहे, वो डेड लेटर्स में ही हमारे संविधान में रहे और कभी भी इसका इस्तेमाल ना हो. लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जिसके लिए हमारे देश के जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिस चीज़ के लिए वो डरे थे, जिसे वो डेड लेटर्स में ही देखना चाहते थे, उसका हमारे देश में आज तक 100 से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है. और उस प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है उसका इस्तेमाल करते हुए कई यूनियन गवर्नमेंट्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने अपोनेंट्स की गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया है. मूविंग ऑन टू द थर्ड इमरजेंसी प्रोविजन विच इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360.
टचवुड विद गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से हमारे देश में अभी तक ये नौबत नहीं आई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़े, लेकिन आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स दिए हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अगर उन्हें लगता है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारे देश में लगा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन to a very crucial power which is called as veto power of the president of India. President of India एक नॉमिनल पोजीशन नहीं है, ये एक नॉमिनल हेड नहीं है जैसा कि कहा जाता है। यस, इंडियन जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें हमें ऐसा जरूर लग सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक रबर स्टैंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास वीटो पावर है और ये एक ऐसा पावर है जो कि यूनियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेक में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 111 एंड आर्टिकल 201 यानी आर्टिकल 111 एंड आर्टिकल 201 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल पावर कि कोई भी बिल जो कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन में रिस्पेक्टिवली पास किया गया है उस पे वो वीटो का इस्तेमाल कर सकें। ये 3 तरह के वीटोज उनके पास होते हैं। पहला ऑब्सोल्यूट वीटो, मतलब इट रेफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज assent टू द बिल प्रेजेंटेड टू इट, यानी जो बिल उनके पास दिया गया है उसे वो ऑब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस बिल को रोक सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल। वो चाहे तो ये जो बिल है, स्पेशली ये जो बिल होते हैं ये मनी बिल के अलावा के बिल्स होते हैं, क्योंकि मनी बिल की को अप्रूवल बहुत ही टाइम पीरियड में जरूरी होता है, इसलिए उसके अलावा अगर कोई भी बिल प्रेजेंट किया गया है तो वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट और टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। उनके पास ये सस्पेंसिव वीटो है जिसमें वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। तीसरा पॉकेट वीटो, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट, यानी ना मैं एक्सेप्ट करूं और ना मैं रिजेक्ट करूं, मैं उस फाइल को लेके बैठ जाऊं, और वो पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है और उसके लिए वो इंडेफिनिट पीरियड तक उस बिल को रोक करके बैठ सकते हैं। सालों साल तक वो अगर चाहें तो उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लें और ही इज नॉट लीगली बाइंडेड और कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडेड टू टेक अ डिसीजन। उनके पास ये पॉकेट वीटो है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बिल को ना रिटर्न करें, ना रिजेक्ट करें और ना ही अप्रूव करें, बल्कि अपने पास उस फाइल को वैसे ही रहने दें। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि उनके पास जो पावर है वो है सस्पेंसिव वीटो, यानी अगर कोई बिल प्रेजेंट हुआ तो आप उस बिल को चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं टू दी फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ऑब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो, ये जो 2 स्पेशल वीटोज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूनियन के टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही नहीं है, बल्कि उनके पास ये पावर्स भी हैं कि वो अगर चाहें तो वीटो का इस्तेमाल करते हुए अपने पावर्स को वीटो का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेक में रख सकते हैं। देखा कि रीजन वी कीप ऑन सेइंग कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ रबर स्टैम्प, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रियली द constitutional head of India and is a very important position in the constitutional framework of the country. Being the first citizen and the supreme commander of the defense forces, he really has a big role to play in our constitution. So what is the conclusion? The conclusion is President of India as the highest constitutional authority of the nation occupies a very pivotal position in a democratic framework of the country. Despite being a nominal head of the executive, the President of India plays a significant role in Indian democracy. Through his diverse functions, he ensures a smooth functioning of and coordination among the 3 wings of the union government. उनके जो विंग्स हैं उनको उनके बीच में जो उनके कोऑर्डिनेशन है उसको सही ढंग से बैठाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा वीडियो रिगार्डिंग द पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आई एम रियली होपफुल कि ये जो प्रेजेंटेशन हमने आपको दी है, ये जो वीडियो है, ये आपकी नॉलेज के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कटिंग एज देने के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो। वी आर रियली होपफुल कि इसका इस्तेमाल करते हुए लोग अपने ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला सकें। टू फैसिलिटेट द सेम, वी विल बी कमिंग अप वेरी शॉर्टली विद द इंपॉर्टेंट MCQs ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ उनके रोल, उनके पावर को, बट ऑल्सो किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, उसके भी MCQs को एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जो कि UPSC, PCS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। साथ ही साथ हम यूज एंड मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्राइम मिनिस्टर वाइज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट विद इन अ वीक और सो विल बी कमिंग अप विद आवर फर्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन अ प्राइम मिनिस्टर वाइज एनालिसिस ऑफ यूज एंड मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, विच इज अ ड्रैकोनियन आर्टिकल 356, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है टू इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, डिसमिस और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर बाय इम्पोजिंग आर्टिकल 356। तो ये 2 वीडियोस हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे, and with this I would once again like to thank all of you for giving a valuable time and to watch our video. I am sure you would not hesitate to share and recommend us to your friends and family to ensure कि आप ये जो नॉलेज है ये हम तक ही ना रहे, बल्कि हमारे देश के हर उस सिटीजन तक पहुंचे जो कि हमारे देश में रहता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू सून।